हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वर्ड्स में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस में जो चैप्टर हमारा शक्ति सत्ता वैधता चल रहा है उसका एक वीडियो शक्ति क्या है, शक्ति का बल और प्रभाव से भेद, शक्ति के रूप, ये सब हमने पहले वीडियो में हम इसका अध्ययन कर चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं और अच्छे से समझ में मेरे हिसाब से आ भी गया होगा। अगर आप लोगों ने वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें हमने उसका लिंक छोड़ा है, आप उस पर देख सकते हैं। इसके आगे का वीडियो जो हमने पढ़ाना है, आज हम पढ़ेंगे सत्ता मीन्स अथॉरिटी। हम सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण मानते हैं जिसके निर्देश को सही या प्रमाणित मानकर स्वेच्छा से प्रयोग किया जाता है। जहां प्राचीन और मध्यकालीन राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में शक्ति महत्वपूर्ण अवधारणा थी, ध्यान करना, महत्वपूर्ण अवधारणा थी। कहां? राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में। वहीं आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की अवधारणा कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज कैसी अवधारणा है? लोकतांत्रिक है ना, इसमें सत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शक्ति प्रत्येक जगह सही नहीं हो सकती। अनेक बार हम शक्ति को भय के कारण मजबूरी में उसे स्वीकार करते हैं। पहले राजा महाराजाओं का शासन था तो भय के कारण हम उनकी शक्ति का पालन करते थे। सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसके कारण उसे सही मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। इसका 1 नंबर का प्रश्न है ये, सत्ता क्या है? तो हमें समझ में आ गया ना। सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था या नियम आदेश का ऐसा गुण है जिसके कारण उसे सही मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। जब हम किसी बलशाली के आदेश की पालना करते हैं तब उसकी आज्ञा पालन का आधार शक्ति होता है। क्या होता है? शक्ति। जबकि हम चौराहे पर यातायात पुलिस वाले के इशारे पर रुकते हैं तो वो किसका प्रतीक है? सत्ता का प्रतीक है। इस तरह शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ जाती है, क्योंकि वो जो सिपाही होता है उसके पास क्या होता है? कानून होता है। तो उसके साथ जो वैधता जुड़ती, सत्ता जुड़ती है, उससे वो वैधता जुड़ गई और वैधता जुड़ते ही शक्ति ने किसका रूप ले लिया? उस सत्ता का रूप ले लिया और वो क्या कहलाई? सत्ता। हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि शक्ति, वैध शक्ति ही सत्ता है। इसी प्रकार बायस्टेड ने अपनी परिभाषित किया है, कहा है सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। यानी किसी एक व्यक्ति के द्वारा सत्ता स्थापित नहीं की जा सकती, वो एक संस्था के द्वारा स्थापित की जाती है। हेनरी फ्यूएल क्या कहते हैं? सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। हमारी ये दोनों ही परिभाषा सत्ता की इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, इनको हमें अच्छे से याद करना है। हेनरी फ्यूएल ने क्या कहा? सत्ता आदेश देने का और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। अब हम देखते हैं सत्ता पालन के आधार, यानी हम सत्ता को किस आधार पर इसकी पालना कर सकते हैं। इसके निम्न आधार हैं। सबसे पहले विश्वास। हम सत्ता पालन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा मानते हैं? विश्वास। अधीनस्थों का सत्ताधारी के प्रति विश्वास, यानी कि कोई जो कंपनी में कोई या किसी बड़ी पद पे अधिकारी है और उसके नीचे जो अधीनस्थ हैं, कर्मचारी हैं, उनका उस ऑफिसर पर या उस अधिकारी पर क्या होना? विश्वास होना। यह विश्वास जितना गहरा होगा, सत्ताधारी के आदेशों की पालना उतनी ही सरल होगी। हमें देखते हैं कि स्कूल में जो प्रिंसिपल हमारा अच्छा होता है और हमें लगता है कि प्रिंसिपल जो काम कर रहे हैं वो हमारे हित में कर रहे हैं, तो हमें कैसा लगेगा? हमें उन पर विश्वास बढ़ जाएगा और उनकी हर बात का हम पालना करेंगे। इसके लिए उसे शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी, वो आराम से हमारे काम कर देगा और हम आराम से वो काम कर देंगे। दूसरा है एक रूपता। विचारों और आदर्शों की एक रूपता भी सत्ता का महत्वपूर्ण आधार है। यानी कि विचार और आदर्श, ऐसा नहीं कि हम विचार तो बहुत ऊंचे ऊंचे रखें, आदर्श हम बहुत ऊंचे ऊंचे रखें, लेकिन हम विचार निम्न कोटि के ले लें, आदर्श उच्च कोटि के ले लें। यानी कि विचार जैसे हो वैसे ही हमारे आदर्श हो। वैचारिक एक रूपता स्वतः ही आज्ञा पालन की स्थिति को पैदा करती है। यानी कि हमारे जैसे विचार होंगे, उनका आदर्श, हमारे आदर्श अच्छे होंगे और उन्हीं के आधार पर हम अपने विचार बनाएंगे तो हमारी बात
हर व्यक्ति मानने के लिए बाध्य हो जाएगा। इसी कारण राज व्यवस्थाएं उदारवाद, समाजवाद आदि विचारधाराओं का सहारा लेती है। तीसरा पॉइंट देखना, लोक हित। लोक कल्याण भी सत्ता का महत्वपूर्ण क्या है? आधार। इसको अंडरलाइन करना। लोक कल्याण भी सत्ता का महत्वपूर्ण आधार है। हम राज्य के अधिकांश कानूनों की पालना केवल दंड शक्ति के दबाव में नहीं करते, अपितु इसके लिए करते हैं कि वे लोक हित को बढ़ावा देते हैं। जैसे कर जमा करवाना। हम टैक्स क्यों लेते? गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? क्यों लेती है बताइए? क्योंकि राज्य के जो गरीब हैं, निर्धन हैं, उनके कल्याण किया जा सके। यातायात नियमों की पालना करना क्यों जरूरी कर दिया? क्यों? क्योंकि कोई एक्सीडेंट नहीं हो, ऐसा कोई दुर्घटना नहीं हो जिससे आम जनता को परेशानी आए। समझ में आ गया? अब चौथा हमारा जो पॉइंट है इसमें, दबाव। अनेक बार दबाव एवं शक्ति का भी सत्ता पालन के लिए प्रयोग करना होता है। जब सीधे से कोई बात नहीं मानेगा तो अधिकारी को अपनी बात करवाने के लिए, मनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस पर दबाव बनाना पड़ेगा। और दबाव हर कोई व्यक्ति ऐसे नहीं बना सकता। सत्ता अगर है तो उसके लिए कानूनी रूप से दबाव बनाया जाता है। प्रत्येक व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर सत्ता के अन्य आधारों का कम प्रभाव पड़ता है। किनके कौन से आधार हमने अभी पढ़े हैं ना? कौन से आधार बताइए? जैसे विश्वास। कई बार हम विश्वास नहीं करते, एक रूपता नहीं रहती हम में, और लोक हित भी नहीं हमारे मन में आता। तो उन ऐसे लोगों के लिए सत्ता का इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? दबाव बनाना पड़ता है। और जिन पर सत्ता का नहीं पड़ता, जो दमन एवं दबाव की भाषा ही समझते हैं। कई लोग ढीठ होते हैं ना, जो आराम से कहना नहीं मानते, उनके लिए क्या किया जाता है? दमन और दबाव की भाषा को इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं हम सत्ता के विभिन्न रूप। सत्ता के रूप यानी काइंड ऑफ अथॉरिटी। प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूप बताए। हमें अंडरलाइन करना है। किसने बताया सत्ता के 3 रूप? मैक्स वेबर ने। 3 रूप जो हमारे सामने आएंगे वो वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने बताए हैं, और ये 3 रूप हैं। सबसे पहला देखो, परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता में हम जानते हैं प्राचीन इतिहास से हमारे से जो सत्ता इस्तेमाल की जाती थी, जो राजा महाराजा अच्छे होते थे, जैसे महाराणा प्रताप थे, छत्रपति शिवाजी थे, वो जग प्रसिद्ध क्यों हुए? क्यों उनकी सबने बातें मानी? क्यों समाज उनके साथ चला? क्यों महाराणा प्रताप के साथ पूरा भील समाज था वो उनके साथ हो गया? क्यों हुआ? क्योंकि उनकी शक्ति तो थी उनके पास, लेकिन उसके साथ उन्होंने अपना प्रभाव, विश्वास, एक रूपता उन सब में दिखाई। इसलिए वो कैसी सत्ता हो गई? परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता में हम ऐसे भी मान सकते हैं कि एक वंश में अगर कोई राजा बन गया तो आगे वो भी राजा, उसका पुत्र भी राजा बने। तो ऐसे वो परंपरा से चली आ गई और इससे वो सत्ता का इस्तेमाल हो गया। इससे में यह माना जाता है कि जो व्यक्ति वंश परंपरा के अनुसार सत्ता का प्रयोग कर रहा है, सत्ता उसी के पास बनी रहनी चाहिए। इस सत्ता में तर्क एवं बुद्धि संगतता का अभाव रहता है। यानी कि जो होता है, वो राजा होते हैं, उनको मान लिया कि वो राजा का पुत्र है और राजा बनेगा, उसमें बुद्धि संगतता का क्या होता है? अभाव रहता है। बुद्धि नहीं होती, कम होती है बुद्धि, लेकिन फिर भी उसमें क्या रहता है? विश्वास रहता है, एक रूपता रहती है उसमें। किसकी? समाज की, जनता की। हम देखते हैं करिश्माई सत्ता। नंबर 2 में देखो, करिश्माई सत्ता यानी कि एक ऐसा समय आता है कि किसी के विचारों का अचानक हम पर इतना प्रभाव पड़ता है कि हम वो उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने देखा ना, हमारे जब स्वतंत्रता आंदोलन चला था तो उस दौरान हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हुए थे जो जिनके एक इशारे पर हर व्यक्ति जान देने के लिए तैयार था। जैसे हमने देखा था ना, सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो उनका जब ये शब्द निकला था तो उससे प्रभाव जनता पर इतना पड़ा कि हर माँ अपने बेटे को सेना में भर्ती कराने के लिए, सुभाष चंद्र बोस की सेना में भर्ती कराने के लिए तैयार हो गई। तो ये कौन सी सत्ता आ गई? करिश्माई सत्ता। हमने देखा भावनाएं जो महात्मा गांधी ने दी, पंडित नेहरू ने दी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे लोग थे जो करिश्माई सत्ता के उदाहरण है। अब तीसरी हमारी देखो, कानूनी तर्क संगत सत्ता। इसका आधार है पद होता है, यानी कि जिस पोस्ट पे व्यक्ति बैठता है उस पोस्ट की सत्ता। इसमें व्यक्तित्व नहीं होता, इसमें क्या होता है? पद होता है। उस पद में कानून की सत्ता होती है। उस पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस सत्ता का प्रयोग करता है, यानी कि वो पद है, उसकी जो सत्ता है उसका प्रयोग वो व्यक्ति करता है, न कि व्यक्ति के पास वो सत्ता है। जैसे शिक्षक की सत्ता, टीचर होता है, क्लास का
क्या होता है, एज ए प्रिंसिपल, तो उसको पूरी सत्ता उसके हाथ में रहती है। कलेक्टर की सत्ता, कलेक्टर क्या, उसके पास भी जिले की एक शहर की पूरी सत्ता उसके हाथ में रहती है। प्रधानमंत्री की सत्ता, आज जो प्रधानमंत्री है, आज क्या लोकतंत्रात्मक देश में जिसमें भी प्रधानमंत्री है उसके पास क्या है, सरकार की सत्ता, यानी कि सरकार के सारे कामकाज किसके हाथ, प्रधानमंत्री के, यानी कि प्रधानमंत्री का प्रभाव किसमें आ गया, सत्ता में। लेकिन व्यक्ति विशेष नहीं, वो प्रधानमंत्री क्या हो गया, पद। यदि कानूनी सत्ता का जो प्रयोग कर रहा है उसका व्यक्तित्व चमत्कारिक हो, तब असीमित सत्ता का प्रयोग कर सकता है। जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, तो जब वो बोलते हैं क्या कहते हैं, प्यारे बहनों और भाइयों, तो हमें क्या लगता है, एकदम हम उनकी भाषा पे अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये कैसी सत्ता होगी, कानूनी तर्क संगत तो है, लेकिन साथ में कैसी होगी, चमत्कारी भी होगी। और लेकिन उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति के गुणों के आधार पर प्रयोग की सीमाएं अलग दिखती है। वेबर ने स्वीकार किया कि इनमें से किसी एक प्रकार की सत्ता शुद्ध रूप में देखने को नहीं मिलती। अब आते हैं हम वैधता। अब देखिए वैधता, लेजिटिमेसी, इसका देखो इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, लैटिन भाषा के लेजिटिमस से हुई, जिसका अर्थ है लॉफुल अर्थात वैधानिकता। वैधता अथवा औचित्यपूर्णता का लंबा इतिहास रहा है। प्लेटो के सिद्धांत द्वारा अरस्तु ने संवैधानिक शासन द्वारा शासक की क्या की सिद्धता, वैधता सिद्ध की। इससे पूर्व जो भारतीय दर्शन में भी इसका अप्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। कौन, मनुस्मृति में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा या स्वामी को भी सभी अधिकार कुछ कर्तव्यों के निर्वहन के साथ प्रदान किए हैं तथा प्रजा पालन व जन कल्याण को उनके मूल कर्तव्य के रूप में पहचान दी गई है। इसी प्रकार मध्यकाल में राज्य की उत्पत्ति दैवी सिद्धांत को राज्य की वैधता का आधार माना है। हमने 11वीं कक्षा में पढ़े थे ना, क्लास 11th में, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, दैवी सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत। हॉब्स, लॉ, रूसो दैवी उत्पत्ति के स्थान पर लोगों की क्या मानते हैं, राज्य की उत्पत्ति में वैधता का आधार, लोगों की सहमति का आधार। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में जनता की सहभागिता को राज्य की वैधता का प्रमाण माना जाता है। वास्तव में वैधता का उस कारण की ओर इशारा करती है जिन कारणों से हम किसी भी सत्ता को स्वीकार कर सकते हैं। इसका उस सहमति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को दी जाती है। यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था को लोगों की ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तब वह व्यवस्था अधिक समय तक रुक नहीं सकती। मतदान, जनमत संचार के साधन, राष्ट्रवाद आदि वे साधन है जिनके माध्यम से वैधता को प्राप्त किया जाता है। वैधता टीएच ग्रीन देखना, टीएच ग्रीन ने इस अपने कथन से सिद्ध किया, इच्छा न कि बल राज्य का आधार होता है। इच्छा न कि बल राज्य का क्या होता है, आधार। वैधता वास्तव में शक्ति और सत्ता के बीच की क्या है, कड़ी। इसको अंडरलाइन करना, शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी किसको बताया गया, वैधता को। कोई भी शासक शक्ति के आधार पर व्यक्ति को बाहरी रूप से नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वैधता के आधार पर वह लोगों को हृदय पर शासन करता है। इसी कारण लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में अंतर के लिए तर्क दिया जाता है कि लोकतंत्र का प्रधान लक्षण क्या है, अंडरलाइन करो इसको, वैधता, जबकि अधिनायक तंत्र मुख्यतः शक्ति या बल प्रयोग पर आधारित होता है। ठीक है, अब हमें देखना है जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने अपने आप को लोकतांत्रिक तत्वों के अनुरूप ढाल लिया उनकी वैधता बनी रही, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाए वहां क्रांति की स्थिति बन गई। साम्यवादी व्यवस्था अपने आप को समानुकूल नहीं बदल सकी, इसलिए आज कोई इसकी वैधता को नहीं है। हम जानते हैं सोवियत रूस जो कि एक बहुत बड़ा संगठन था, बहुत बड़ा कई राज्यों का एक समूह था, लेकिन उसमें स्थिति क्या थी, साम्यवादी, और वो टूट के बिखर गया और इसके आधार पर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इस तरह नवीन अवस्थाओं को कई बार परंपरागत संस्थाएं एवं समूह भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार इसके अलावा
अनेक बार राजनीतिक व्यवस्थाओं से अत्यधिक आकांक्षाएं भी वैधता को प्रभावित करती है। जब राजनीतिक व्यवस्थाएं जन सामान्य की आशाओं को पूरा नहीं कर पाती, तब लोग इनके खिलाफ क्रांति एवं तख्तापलट को तैयार हो जाते हैं। हमने पढ़ी ना फ्रांस की क्रांति, लुई 16वां, उसकी तख्तापलट हुई ना। हाँ, इस तरह शक्ति, सत्ता, वैधता की अवधारणाएं एक दूसरे के साथ क्या घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। शक्ति के बिना समाज में शांति, व्यवस्था, न्याय और खुशहाली की स्थापना नहीं की जा सकती। किस किस की? शांति, व्यवस्था, न्याय और खुशहाली की स्थापना नहीं की जा सकती। परंतु शक्ति की भूमिका सबसे ज्यादा वहां प्रभावशाली सिद्ध होती है जहां वह केवल बल प्रयोग का साधन नहीं रह जाती, बल्कि वैधता के साथ जुड़कर सत्ता का रूप धारण कर लेती है। समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए वैधता और शक्ति एक दूसरे के क्या हो गए? पूरक। यदि हम शक्ति की तुलना किससे करेंगे? नंगी तलवार से करें तो सत्ता म्यान में ढकी हुई तलवार है जो जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकाली जाती है। यानी कि शक्ति तो क्या है? एक तलवार है, और जब उसको नहीं काम में, अगर उसकी कोई पालना नहीं की जा सकती है तो जो सत्ता म्यान में है उसको बाहर निकाला जाता है। वास्तव में जब शासक की शक्ति सत्ता का रूप लेती है तब वह उसका अधिकार बन जाती है और सत्ता में वैधता जुड़ जाती है। इसलिए नागरिकों के लिए आज्ञा पालन उनका कर्तव्य बन जाता है। अब हमें ध्यान रखना है, ये चैप्टर हमारा यही बंद होता है। इसके बाद इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखो। शक्ति राजनीतिक विज्ञान के क्या है? सब बिंदु केंद्रीय अवधारणा, जिसके विविध रूप राजनीतिक, आर्थिक और विचारधारात्मक शक्ति। संरचना के 4 सिद्धांत कौन कौन से? वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत। सत्ता पालन के आधार, विश्वास होना चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए, लोकहित होना चाहिए और दबाव। सत्ता के 3 रूप कौन कौन से? परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और कानूनी तर्क संगत सत्ता। वैधता शक्ति व सत्ता के बीच की कड़ी है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है। इसके अभ्यास के प्रश्न तुम कर ही लोगे, ये मैं विश्वास रखती हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में तुम्हें अच्छे से समझाया गया है। इस पॉलिटिकल साइंस का अगला चैप्टर हम अगली वीडियो में देंगे। इसलिए आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।